में पास ऑन करता है। इसलिए उसके कार्य के आधार पर हम उसको रिकॉग्नाइज क्या करते हैं कि डीएनए जो है वो आनुवांशिक पदार्थ है, उसके कार्य के आधार पे। बल्कि केमिकली अगर आप देखोगे तो वो एक न्यूक्लिक एसिड है, और कोई भी न्यूक्लिक एसिड जो है वो बना होता है नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड। यही कॉम्पोजिशन डीएनए में भी है और यही आरएनए में है। बस एक बेसिक फर्क पड़ जाएगा, थोड़ी सी शर्करा चेंज हो जाती है और थोड़ी सी नाइट्रोजन बेस की जो ग्रुप है वो चेंज होती है। एडेनिन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन को हम जी, थाइमिन टी, साइटोसिन सी। और ये जो डिस्कवरी थी न्यूक्लियस के अंदर इस मटेरियल का पाया जाना, जिसको डीएनए बोला गया, एज अ न्यूक्लिक एसिड, फ्रेडरिक मिखर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कंसीडर किया। लेकिन आप जो देखते हो इस तरह से, ये बाद में स्ट्रक्चर दिया गया, एक मॉडल है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता डीएनए, लेकिन एक मॉडल दे दिया कि लगभग ऐसा दिखता है। तो ये जो डबल हेलिक्स मॉडल जिसको आप बोलते हो, किसका? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है कि नहीं? ये क्या है? ये डबल हेलिक्स मॉडल है, जो किसके द्वारा दिया गया? हाँ जी, जेडी वाटसन और एफएचसी क्रिक, है ना। ये मॉडल देना बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल लेवल पे चीज है। अणु अवस्था आप समझिए कितना छोटा होता है, और डीएनए का आप समझो यूज आज के टाइम में कितना इंपॉर्टेंट है। आप तो जानते हैं, आप एक मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। अब जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, मैं आपको बताऊं छोटी बात। जीनोम सीक्वेंसिंग ये है कि आपको कल मैं बताया था क्रोमोसोम ऐसे बनाया था ना। अब आप सोचो, ये जो क्रोमोसोम बनाते हैं, दरअसल इसमें एक ही डीएनए क्वाइल्ड है, यहाँ एक ही डीएनए, बट चूंकि इसके साथ में हिस्टोन प्रोटीन लग जाती है, वो बाइंडिंग प्रोटीन है, मतलब जैसे गोंद। एग्जैक्टली तो वो गोंद लगने से ये क्वाइल्ड होने लगता है। तो पूरा डीएनए ह्यूमन का, किसी एक क्रोमोसोम का पूरा डीएनए, उसमें ये पैटर्न, पहले एडनिन है, फिर ग्वानिन है, साइटोसिन है, फिर थाइमिन है, फिर ये नाइट्रोजन बेस किस क्रम में लगे हैं, इस पैटर्न को पूरा लिखना, इट इज नोन एज जीनोम सीक्वेंसिंग। मतलब आप ये समझो कि पूरा एक डीएनए खोला गया, और फिर वो डीएनए की जो है, पहले ए है शुरू से, ए, एडनिन, थाइमिन, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ऐसा ये क्रम। ये बहुत टिपिकल प्रोसेस है, बट बायोटेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बायोलॉजी की, उसमें ये पता किया जा रहा है। अब उससे फायदा क्या होगा? उससे पता ये चलता है कि ये सबका सेम मिलेगा। कोई भी दुनिया में ह्यूमन बीइंग होगा, उसका ये सीक्वेंस सेम मिलेगा, या खास क्षेत्र के खास लोग, उनका सीक्वेंस सेम मिलेगा। तो इससे क्या है, हम ये जान पाएंगे कि जो इनका विकास हुआ मानव बनने से लेके अब तक का, उनमें चेंजेस कहां पर कैसे आए। तो जो विकास की प्रक्रिया है उसको समझने में मदद मिलती है थ्रू जीनोम सीक्वेंसिंग। अब आप ये समझिएगा, ये इतना आसान इसलिए नहीं क्योंकि ये मॉलिक्यूल लेवल पे चीज होती है, तो इसको जज करना बहुत टिपिकल होता है। लेकिन चूंकि आज हमारे पास इतने अल्ट्रा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है जिनसे हम ये सीक्वेंस देख सकते हैं। ये जो एटी है,
ये दो बॉन्ड लगे हुए हैं, इनके द्वारा बना हुआ है बॉन्ड। शब्द सुना बॉन्ड की नहीं? हिंदी में बोले तो बंध। रासायनिक जो तत्व होते हैं, केमिकल जो एलिमेंट होते हैं, वे आपस में एक दूसरे से बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। जैसे बहुत सिंपल, हमने बात की बेटा सॉल्ट की, नमक। दो तत्व है इसमें, एक सोडियम है और क्लोरीन है। जबकि आप एक बात देखो, सोडियम जो है वो एक मेटल है। क्या है? मेटल, यानी कि धातु। आप में से धातु समझते सब लोग? क्या समझते धातु से? पीट कर उसको तन्यता होती है। आओ बताओ जाने, तुम बताओ क्या होता है धातु? धातु क्या होती है? सुना धातु? धातु व धातु, बहुत सिंपल अर्थ। हाँ ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अधातु किस फॉर्म में होती है? सबसे बड़ी प्रॉपर्टी बताएं। जिन पदार्थों से होकर आपकी बिजली चली जाए, करंट चला जाए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किसका? धातु का। अधातुओं में आप बिजली प्रवाहित नहीं कर पाओगे, सबसे बेसिक बात। बाकी जो धातुएं होती हैं वे ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं, मतलब गर्म करोगे तो गर्म हो जाती है। ठीक, अब आप देखना, ये धातु है और क्लोरीन क्या है? अधातु है। फिजिकल स्टेट की बात करें, मतलब भौतिक अवस्था, आपके आसपास जितनी चीजें हैं सामान्य तौर पर ये आपको तीन रूप में मिलेंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। है कि नहीं? आप देखोगे तो चीज क्या मिलती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऑक्सीजन तत्व है लेकिन गैस के रूप में, हाइड्रोजन तत्व है लेकिन गैस के रूप में, क्लोरीन तत्व है लेकिन गैस के रूप में, सोडियम जो कि एक धातु है सेमी सॉलिड रूप में मिलता है। सेमी सॉलिड का मतलब हल्का ठोस होता है, इसीलिए सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको चाकू से काट लिया जाता है। सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना? ये क्वेश्चन आया है आपका कि निम्न में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? जैसे आप ब्रेड काट लेते हो, इसकी एक और खासियत है, क्योंकि ये हाईली ट्रांजिटिव होता है, मतलब संक्रमण कर लेता है, अन्य तत्वों के साथ मिलकर के पदार्थ बना लेता है, तो इसको कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है। सोडियम को, सोडियम के ऊपर जैसे ही आप पानी डालेंगे तुरंत ये विस्फोट कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। मेरी बात आप समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? नमक में सोचो क्या है? सोडियम जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, क्लोरीन क्या है? गैस। अब आप जो सोचो, जो मैं बताना चाहता हूँ, असल में इतनी लंबी कहानी बता क्या रहा हूं कि सॉलिड चीज और लिक्विड चीज आपस में बंध जाती हैं। किसके द्वारा? बंधन में कौन नहीं बन जाता है? बंधन में जो बने हैं उनसे पूछो, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, लेकिन बंद है तो बने हुए हैं। बॉन्डिंग, और जितनी तगड़ी बॉन्डिंग डेली गरिया लेते हैं आपस में, लेकिन फिर कहते बंधे रहेंगे, हम बंधे रहेंगे। वो भी बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है उनके बीच में। हाँ हाँ, सब लोग एक दूसरे देखने लगे। अरे जिनके जीवन बंधन है ना? सबसे बड़ी बात क्या है, लेकिन बॉन्डिंग भी अलग अलग प्रकार की होती है। आप देखते हो कि जहां पर एक बार एक चाय बनाता है, दूसरे टाइम दूसरा चाय बनाता है, एक जगह पर एक ही चाय बनाता है, एक ही चाय पीता है। सबके अपने बॉन्डिंग की बात है। ये जो बॉन्ड की बात कर रहा हूं, बंध, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपकी केमिस्ट्री में, पढ़ोगे आप दुनिया भर के बॉन्ड।
प्रश्न असल में ये आता है कि डीएनए में एडेनिन और थाइमिन सदैव, ये दो डंडे दिख रहे हैं ना, दो डंडे, इनसे ही बनते हैं, दो डंडों से। लेकिन क्वेश्चन आता है ये कौन सा बॉन्ड होता है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक वीक बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? वीक, कमजोर बॉन्ड है। अगर ये मजबूत होता तो सोचो क्या खतरा होता। मान लो थोड़ी देर के लिए मजबूत बॉन्ड होता। अगर आप समझ पाए हो वहां तक, कल मैंने प्रक्रिया बताई थी प्रोटीन बनने की। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से क्या बनता है सबसे पहले? प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया में पहला स्टेप डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। इतनी जल्दी तुम लोग भूलोगे? ये तो अपराध है। देखो डीएनए से क्या बनना है, और इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? अपनी आर्म्स को अनबाइंड करना पड़ेगा। अनबाइंड करना पड़ेगा मेरे बच्चे। अनबाइंड करेगा तो ये आर्म्स को खोलेगा, तो ये डंडे टूटने चाहिए कि नहीं टूटने चाहिए? कैसे अलग होगा? और अगर ये होता एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो ये खुल ही ना पाता, ये खुल ही नहीं पाता, तो प्रारंभिक प्रक्रिया क्या हो पाती? नहीं हो पाती। इसलिए बनाने वाले ने, क्रिएटर ने यहां पर जो बॉन्ड लगाए वो हाइड्रोजन बॉन्ड दिए, जो कि एक वीक बॉन्ड होता है। एडेनिन सदैव थाइमिन से जुड़ेगा, सदैव, और ग्वानिन सदैव साइटोसिन से जुड़ेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अरे कहाँ आ गए? नाइट्रोजन बेस प्लस डीऑक्सीराइबो शुगर, जब सिर्फ ये होते हैं तो ये चीज कहलाती न्यूक्लियोसाइड। और अगर इसमें जोड़ दिया जाए फास्फोरिक एसिड तो फिर ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजन बेस, एक नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर का एक अणु, और बेटा फास्फोरिक एसिड का एक अणु, ये तीनों अगर मिल जाए तो ये ट्रिपलेट जो तीन चीज बनी है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ये एक ट्रिपलेट के पास क्षमता होती है किसी एक अमीनो एसिड को अट्रैक्ट करने की। मतलब ये कोड बन गया, डीएनए का एक कोड बन गया। डीएनए के मतलब अपनी कॉपी दे सकता है एमआरएनए के रूप में, यानी ये एक मैसेज दे सकता है एक अमीनो एसिड वाला। फिर आप जोड़ लो आगे, एक नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर, फास्फोरिक एसिड, तो तीसरा बन गया। पहले से ही दिमाग पढ़ लेता है, इतना जानदार है ये।
बनाए तो दिखे तो इसमें दिखे। stands for deoxyribonucleic acid. D for the name of the sugar, N and A for nucleic acid. DNA, you can see the structures are called monomers or nucleotides. And those subunits are एडेनिन, ये पेंटोस शुगर, 5 कार्बन, 1 2 3 4 और एक यहाँ लगा रहता है साइड में 5, 1 2 3 4 5 कार्बन। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में ना आ रहा हो तो बहुत सिंपल सी बात है, चूंकि ये कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड ब्रांच भी होते हैं और साइकिल में भी होते हैं। क्या बेंजीन के बारे में सुना? बेंजीन कंपाउंड, बेंजीन, हाँ बेंजीन, बेंजीन जितना फेशियल गोल्डन आता है, हाँ बेंजीन पड़ी होती है उसमें, इसीलिए एकदम जाति पहचान नहीं पाता है, डर जाता है, बाद में कहता है अरे बेंजीन पड़ी है। बालों में जो डाई लगती है बेंजीन, बहुत अच्छे से कपड़े जब मतलब धुलते हैं, हाईली ड्राई क्लीन करवा देते तो भी बेंजीन होता है, विरंजक का कार्य करता है, रंग उड़ाने का काम करता है। बेंजीन एक केमिकल कंपाउंड है। बेंजीन का उत्पाद घरों में आप बहुत यूज करते हैं, कौन? फिनॉल, फिनाइल। कोई अंतर नहीं है बेंजीन और फिनाइल में, बस छोटा सा एक OH ग्रुप जुड़ जाता है बस, और कुछ नहीं, समझना। साइक्लिक कंपाउंड है, मतलब ये स्ट्रक्चर बनाते हैं तो साइकिल जैसा बनाते हैं, ये भी साइकिल जैसा स्ट्रक्चर है। एडेनिन, ये देखो पेंटोस शुगर और ये फास्फोरिक एसिड, 1 2 3 ये ऐसे जुड़े हुए हैं, पूरी चेन ऐसे। अब मैं क्या कह रहा हूं समझना, ये मैं को आपको इतना ज्यादा बता रहा हूं, अभी आपको जो बताने वाला हूं आप समझ जाओगे मैं क्यों बताऊं। ये सीक्वेंस 1 1 2 और 3 3 3 जब होते हैं तो ये एक कोड बन जाता है, और ये कोड मैसेंजर आरएनए के रूप में कॉपी होगा आगे। उस मैसेंजर आरएनए के एक कोड की क्षमता ये होगी, ये किसी एक अमीनो एसिड को अट्रैक्ट कर सकता है। हेलो, जी जी बताएं। जी, ये 3/142 सेक्टर 3। जी राइट राइट, जी सेम सेम सेम, यस ओके। ठीक, हाँ हेलो, हाँ अभी हम क्लास में हैं, ठीक है बात करते हैं फिर, ओके। नहीं नहीं हम बता रहे हैं, बता रहे हैं। दरअसल ये सीक्वेंस अगर पता चल गया तो हम ये लेबोरेटरी में बना सकते हैं। अब आप सोचिए कि ये सीक्वेंस पता चल गया तो हमें चूंकि हमारी टेक्नोलॉजी ये जानती है कि कोई प्रोटीन किसी भी, जैसे केराटिन प्रोटीन से बाल बनते हैं, हमें पता है कि केराटिन प्रोटीन जब बनती है तो उसके सीक्वेंस में पहले कौन सा अमीनो एसिड लगता है, बाद में कौन सा लगता है, बाद में कौन सा लगता है। ठीक, आप समझना मेरी बात। तो अगर मुझे लेबोरेटरी में केराटिन प्रोटीन बनानी हो तो मैं ये सीक्वेंस वाला डीएनए बना लूं और इसको किसी सेल में डाल दूं, तो वो सेल ये केराटिन प्रोटीन बना सकती है। मेरी बात फिर सुनना, हमें ये सीक्वेंस पता चल गया, कौन सा कोड किस अमीनो एसिड को बुलाता है अपने पास, ये हमें पता है। तो हमें ये भी पता चल गया कि कौन सा सीक्वेंस बुलाता है, तो हमने ऐसा सीक्वेंस क्या किया, लेबोरेटरी में बना लिया।
और ये सीक्वेंस यानी ये डीएनए हमने डाल दिया किसमें, सेल में, किसी सेल में, और वो सेल उसी प्रोटीन को बना देगी। तो मैं बात क्यों बता रहा हूं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना भारत में जन्मे लेकिन अमेरिकन साइंटिस्ट ने सबसे पहले यही 77 न्यूक्लियोटाइड्स बोला ना मैंने बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस, ये तीनों चीजें होती हैं, ये सीक्वेंस एक न्यूक्लियोटाइड बना। ऐसे लेबोरेटरी में उन्होंने 77 न्यूक्लियोटाइड्स को बनाया और वो बिल्कुल सक्सेसफुली इसमें कामयाब हुए थे, बना लिया इन्होंने। लेकिन उन्होंने अपने बनाए हुए न्यूक्लियोटाइड जब किसी सेल में डाले कि अब जाकर के ये सेल में कोई प्रोटीन बनाए, मतलब एक प्रकार से डीएनए का टुकड़ा तैयार कर लिया, बनाए, तो वो सेल में एक्टिव नहीं हुए, वो एक्टिव नहीं हुए। अगर वो एक्टिव हो जाते तो रिजल्ट जानते क्या था, डिजायरेबल पर्सन बना लेना, मतलब डिजायरेबल क्रोमोसोम बना लेना, और डिजायरेबल क्रोमोसोम बना लेना मतलब डिजायरेबल संतान बना लेना, मतलब ऐसी संतान जो सुपर ह्यूमन जैसी होती। क्योंकि मान लीजिए हमें एक हेल्दी, हमें एक्टिन मायोसिन प्रोटीन होती है मांस में, प्रोटीन ही तो है, प्रोटीन बनाना हमको मालूम हो गया, जैसा बच्चा चाहते वो वैसा बच्चा बनाते आगे जाकर के, वो इतना क्लोज आ गए थे इस चीज के। हालांकि उसमें बहुत कुछ हम आगे बढ़ चुके हैं, बहुत, अब तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत, कार्टी सेल थेरेपी आ गई है, माइटोकॉन्ड्रियल सेल थेरेपी आ गई है, आप देख तो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, बच्चे कैसे बनते हैं, टेस्ट ट्यूब में बनते हैं ना, टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर कैसे होते हैं, मतलब आप समझिए कि किसी मदर को बेबी कंसीव नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं किया, उसका ओवम ले लिया, उनके हस्बैंड का स्पर्म ले लिया, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करा दिया, ये फर्स्ट सेल, बच्चे की फर्स्ट सेल, पहली सेल टेस्ट ट्यूब में बन गई, और इस सेल को मदर के यूट्रस में सिर्फ इम्प्लांट कर दिया जाता है, दैट्स ऑल, काम खत्म। आगे अगर मान लीजिए किसी वजह से मदर का यूट्रस इतना सक्षम नहीं है, कुछ ऐसी डिजीज हो जाती है कि यूट्रस में पावर नहीं रहती है, गर्भाशय में, हम इस सेल को किसी अदर मदर के यूट्रस में हम इम्प्लांट कर दें, बच्चा उन्हीं दोनों का है, सिर्फ कोख, किराए पर कोख शब्द आता है, एक वर्ड आता है, सरोगेट मदर वर्ड आता है। और जानते हैं भारत में ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है, सरोगेसी जो होती है, मतलब फॉरेन के जो दंपति हैं, स्पाउस हैं, वो यहां आकर के ऐसी कोख को मतलब किराए पर लेते हैं, बच्चे ले जाते हैं यहां से, मतलब हम इस लेवल पे सक्सेसफुल हो चुके हैं। और आगे तो आप देखो, मतलब सबसे पहली जो क्लोनिंग की थी, सुना नाम क्लोन का कभी, क्या क्लोनिंग वर्ड आता, क्या माइंड में आता है, क्लोनिंग की गई थी एक, हाँ, किसकी को क्लोनिंग की गई थी, एक भेड़ की, कौन सी भेड़ थी वो, डॉली नाम की एक भेड़ थी, स्कॉटिश एक भेड़ थी, मतलब क्लोन का समझिएगा, ये क्लोन नहीं होता है, जैसे कि मान लो किसी एक मेल पर्सन के स्पर्म को लेना, फीमेल के ओवम को लेना और उसको फ्यूज कराना टेस्ट ट्यूब में, और इसको बाद में उस लेडी के यूट्रस में इम्प्लांट कर देना बच्चा, ये क्लोनिंग नहीं है। क्लोनिंग क्या है, सुनिए क्या होती है, मेरी सेल ले ली, एक सेल, उस एक सेल में आप जानते हो 46 गुणसूत्र हैं, हमने इसी से एक और पर्सन डेवलप कर लिया, तो वो जो बनेगा वो आइडेंटिकल होगा। बच्चे आइडेंटिकल नहीं होते हैं, मम्मी पापा के लक्षण होते हैं, लेकिन मम्मी पापा जैसे नहीं होते हैं, कहीं नाक जैसी होती बस, खाली आंखें तो मम्मी जैसी है, होंठ देखो कहीं पापा गए हैं, अब इतने होता बस। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, मैं मेरा है सेम टू सेम, ये इट इज क्लोनिंग। ऐसा पहली बार डॉली नाम की एक भेड़ थी जिस पर किया गया, और भी एक्सपेरिमेंट हुए, यहाँ पर जो है हरियाणा में एक बच्चा था का, उसके बफेलो का, उस पर भी हुआ, लेकिन ये लंबे टाइम सरवाइव नहीं किए, 5-6 महीने तक रहे, लेकिन सोचो सेम टू सेम मेरा युवा वर्जन, बढ़िया बच्चा बिल्कुल, और वो बड़ा होकर बिल्कुल सेम टू सेम मेरे जैसा बनेगा। क्यों, क्योंकि कायिक कोशिका से लिया गया, मेरी कायिक कोशिका थी ना, मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको सिंपल, गुलाब की कटिंग लगाते हो,
हाँ, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मतलब जो थी वही एक डेवलप कर दी। लैंगिक जनन क्या हुआ, इसके कैरेक्टर हो इस वाले के कैरेक्टर हो, दोनों मिलाओ, ये हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 77 न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण किया, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज आप सब लोग जानते होंगे, नहीं सुना तो सुन लीजिए। सुना ना नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज विज्ञान की क्षेत्र में, रिसर्च की क्षेत्र में, अब तो शांति के भी क्षेत्र में दिया जाता और अर्थशास्त्र में भी दिया जाता। पहले ये दरअसल साइंस के क्षेत्र में दिया जाता था, सर अल्फ्रेड नोबेल इनके नाम पर। सुना नाम अल्फ्रेड नोबेल का? क्या नाम आता है, क्या के लिए? डायनामाइट। डायनामाइट जो एक एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है, आपने देखा फिल्मों में, ऐसे इधर ऐसे दबाया, उधर एक उड़ा दी बड़ी सी बिल्डिंग, या कोई वो जो होती माइंस। डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, और उसको चूंकि इनका पेटेंट था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, लोगों ने इसका इस्तेमाल युद्ध में किया, तो पेटेंट होने की वजह से इनको पैसा बहुत मिला। 1901 में जाकर के जब अपनी ये विल बनाते हैं, तो चूंकि बीइंग अ साइंटिस्ट बाद में इनको ये रियलाइज हुआ कि मैंने चीज ऐसी बनाई जिससे विध्वंस हुआ, तो इनको इसका रिग्रेट होता। तो ये कहते कि जो इतना ज्यादा पैसा है, इस पर जो इंटरेस्ट एनुअल आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए स्कॉलर्स के बीच में। वहां से बना नोबेल प्राइज। ये अलग बहुत बड़ी रकम है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बहुत क्लोज थे, और आज बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज होता है। डीएनए की आज इंपॉर्टेंस ये है, आपने देखा होगा कहीं पर कोई बड़ी रॉबरी हो जाए, कहीं पर कोई मर्डर हो जाए, अननोन पर्सन नहीं पता चल रहा है, या कोई संपत्ति पर अपना दावा ठोक दे आकर के, एकदम से पता चला एक और भाई निकल आया, एक और कोई बहन निकल आई, ये तो भाई तक थे ही नहीं, पिताजी की पास न जाने कब और संतान हुई। जैसे एनडी तिवारी का नाम सुना? एनडी तिवारी एक फॉर्मर सीएम हुए हैं, उत्तराखंड के रहने वाले। इनका एक बेटा और था जिसको वो मान नहीं रहती मेरा बेटा है। उसने कहा हाँ हम आप ही के बेटे हैं, आप मेरे पिता हैं। तो उसने कहा डीएनए सैंपल दो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो जाती है। अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये एक ऐसी मैपिंग है जो संतान की माता पिता से या माता पिता की संतान से, यानी जो सिबलिंग होंगे उनमें, जो सगे होंगे ब्लड रिलेटिव, उनमें मैच करेगी। तो उन्होंने दिया तो नहीं, लेकिन एक्सेप्ट कर लिया बाद में। इसीलिए आप देखते हो कहीं पर भी कोई केस आता है आजकल, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी क्वेश्चन ये आया है आपका कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज जो है वो किस किस में होता है। तो अगर रेप केस है, मर्डर हो गया है, या कोई दावा करता है संतति का, संतान का, पेरेंटल केस है, तो इन केसेस में हम डीएनए सीक्वेंसिंग यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाते हैं। एलेक्स जेफरी नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैचिंग करवाना बताया, इंट्रोड्यूस किया, और वो बिल्कुल करेक्ट निकलता है। किसी भी दूसरे पर्सन से दुनिया के कभी भी मेरा इंडिविजुअल मेरे बच्चे से, मेरे फादर से ही मैच करेगा, बाकी किसी से मैच नहीं करेगा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत बड़ा टूल है। आपके यहाँ पर भी एक लखनऊ में शायद एक लैब बनी है अभी रिसेंटली। तो ये तो है डीएनए का। इसी में अगर बात आ जाए आरएनए की, तो वैसे तो इसके 3 टाइप है मेरे बच्चे। एक बोलते हैं हम लोग एमआरएनए, दूसरा है आरआरएनए, और तीसरा है टीआरएनए, संदेशवाहक, राइबोसोमल और ट्रांसफर। ये 3 तो प्रकार है इसके। लेकिन बात आएगी ये इसके बने होने की, तो अगेन सेम, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, इसलिए इसमें भी क्या होगा, इसमें आपको मिलेगा नंबर 1 नाइट्रोजन बेस, प्लस इसमें भी
पेंटोज शुगर है। हाँ, कौन सी? और फास्फोरिक एसिड। फर्क सिर्फ इतना है, जो नाइट्रोजन बेस वहां 4 थे वो यहां भी है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, बट थाइमिन की पर यूरेसिल। क्या है? यूरेसिल। थाइमिन की पर, ये एक अंतर है। तो पूछे डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, आप बोलोगे डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं, जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और किसकी जगह पर? थाइमिन की जगह पर। पेंटोज शुगर वहां पर लिखवाई थी मैंने आपको, डीऑक्सीराइबोज, इसमें राइबोज शुगर होती है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया में सहायक है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें देखो, ये तो हेल्प करता ही डायरेक्टली, ये भी करता है डायरेक्टली। याद आया? मैसेंजर सबसे पहले बनता है, ये लेकर के अमीनो एसिड आता था, ये बनवाता है राइबोसोम। जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोसोमल आरएनए के, इसीलिए नाम इसका क्या है? राइबोसोमल आरएनए। ये क्या है? ये राइबोसोमल आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए। बता मेरे बच्चे, इन चीजों में कोई दिक्कत? क्लियर है ये 3 चीजें? डीएनए क्लियर हुआ? अब आप समझ पाए कि हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस में क्या एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो पूरी तरीके से एक पूरी सृष्टि का निर्माण करती है। डीएनए बैंक बन रही है, इसीलिए उनमें जो बहुत स्पेशल लोग हैं, उनके डीएनए प्रिजर्व करके रखे जा रहे हैं। मान लिए कल को हम सक्षम होते हैं कि डीएनए से ही सिंपल बना लेते हैं, और वो हम लोग इसलिए सफल ज्यादा नहीं हो पा रहे क्योंकि ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट, असल में ह्यूमन एथिक्स का मैटर आ जाता है। कौन करवाएगा अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट? तो चूहों पर हुआ करते, खरगोश पे हो जाते हैं ये सब। लेकिन अगर होने लगे तो हम बहुत जल्दी जा सकते हैं। अब मैं आता हूं अपने वापस टॉपिक पे। जो मेरा टॉपिक था आपका न्यूट्रिशन का, और मैं उसमें आपको बता रहा था 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में मेरे बच्चे मैंने ये बोला था कि हमारे जो सबसे मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। क्लियर है ना? तो आपने कल वाली स्लाइड पूरी लिखी थी ना सबकी? नंबर 1 पे जल्दी से लिखेंगे शॉर्ट में, ताकि हम आगे की बात कर सकें। कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें मैंने ये बोला था कि ये कार्बन के जल योजित अणु हैं। जो इंग्लिश में लिखता हो वो लिख लेगा, दीज आर दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। दूसरा, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार बताए थे बेटा? ये 3 प्रकार के होते हैं। दीज आर 3 टाइप्स। कौन कौन से बताए थे? नंबर 1, मोनोसैक्राइड। याद आया? क्या बताया था? मोनोसैक्राइड जो होते हैं वो कितने कार्बन से कितने कार्बन के होते हैं? 1 कार्बन का। अरे भाई नहीं, कहां लिखा है?
क्या होता है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, हाँ, हाइड्रोजन, हाँ, ये 3 चीजें तो होती हैं। मैं ये कह रहा हूं इनके जो अणु होते हैं वो 3 कार्बन से लेकर के 8 कार्बन के ही अणु होते हैं। मतलब समझो, जैसे कि इनका एक उत्पाद है ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6। डीएनए में भी आपने पढ़ा पेंटोज, कितने कार्बन का था? 5। 5 कार्बन वाली शर्करा अलग है, 6 कार्बन वाली शर्करा अलग है, लेकिन ये किस परिवार के हैं? मोनोसेकेराइड के। बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे परिवार एक है लेकिन उसके सदस्य अलग अलग हैं, ऐसे ही परिवार है मोनोसेकेराइड, और इसका एक उत्पाद कौन है? ग्लूकोज। तो यहां पर पॉइंट लिखना, ये ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत हैं। दूसरा पॉइंट, ये 3 कार्बन से लेकर 8 कार्बन वाले यौगिक हैं। और कोई उदाहरण पूछ दे तो क्या लिखोगे बेटा? इंग्लिश में लिख रहा है, दीज आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, दीज कंपाउंड्स आर मेड ऑफ 3 कार्बन टू 8 कार्बन। और अगर उदाहरण की बात आ जाए तो क्या दोगे उदाहरण में? ठीक है, एक नाम आ गया ग्लूकोज, दूसरा क्या बोला? फ्रक्टोज, और कौन सा? हाँ हाँ, गाय गाय आरती होती है जैसे ओम जय जय स्वामी जय जय, बीच वाला चुकी राइम मिला दी। कहने ग्लूकोज ग्लोज कौन कौन सा? गैलेक्टोज। ठीक है, ये प्राइमरी सोर्स ग्लूकोज। कोई भी शर्करा आप लोगे, अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हमारे लिए तभी फ्रूटफुल है, तभी यूजफुल है, जब वो किसमें यूज हो जाए मेरे बच्चे? ग्लूकोज में। तो याद रखना, ये तो सबसे मेन है। अब ये पहला है मोनोसेकेराइड। दूसरा आता है नंबर 2 पे डाइसेकेराइड। इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, डाइसेकेराइड से मैं बता रहा हूं। डाइसेकेराइड्स, देखिए पहला पॉइंट बेटा याद रखना, ये 2 मोनोसेकेराइड्स के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। 2, मतलब 2 मोनोसेकेराइड बेटा मिलेंगे तो बनेगा हमारा एक डाइसेकेराइड। ठीक। दूसरी बात, ये भी ऊर्जा के स्रोत है, इनसे भी ऊर्जा मिलती है। अब इनमें जो क्वेश्चन मेन आता है वो ये है, उदाहरण वो ये नोट करना। 1 नंबर पे हम लिखेंगे यहां पे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज जो है ये गन्ने वाली शर्करा है, गन्ने वाली शर्करा। एक सुक्रोज में 2 अणु हैं, एक अणु इसमें ग्लूकोज का रहेगा और दूसरा फ्रक्टोज का है। माल्टोज में ये आपको ज्यादा मिलेगा अंकुरित अनाजों में,
अंकुरित अनाजों में। तो क्वेश्चन प्रिसाइसली आता है अंकुरित अनाजों वाली शर्करा, ठीक है। और इसमें बेटा दो, क्योंकि दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं, दोनों ग्लूकोज हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, अल्टीमेटली उनके जाना, उनके शरीर में जाएगा क्या? ग्लूकोज। उनको ग्लूकोज किसी लेवल से नहीं लेना है। यही तो बात है, दोनों ग्लूकोज हैं। ऑब्वियसली बात, यहां तक कि डायबिटिक पेशेंट को तो मना ये है कि वो कार्बोहाइड्रेट ले ही ना, क्योंकि चाहे वो रोटी खाए, चाहे चावल खाए, चाहे आलू खाए, हाँ एनर्जी मिल जाएगी उसको। कैसे मिलेगी सुनिए, वो वसा का सेवन करे, यानी कि घी तेल, ठीक? नहीं नहीं बढ़ेगा, मैं बता रहा हूं ना, देखिए मैं बता रहा हूँ, सीख लो, समझ लो। जब वो वसा का इस्तेमाल करेगा सीमित मात्रा में, तो वसा जाता है बॉडी में और लीवर में स्टोर होता है। लीवर का काम है क्या, जब आपको रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, तो वो वसा का कन्वर्जन कर देता है ग्लूकोज में, वो ठीक है, क्योंकि ये वो कन्वर्जन वो करेगा जो रिक्वायर्ड है बॉडी को। ऐसे आप ले रहे हो, अगर अपने ऊपर ऑलरेडी है ग्लूकोज और ले लिया ग्लूकोज, तो वो ब्लड में बढ़ेगा। ब्लड में नहीं बढ़ना चाहिए, बॉडी में बढ़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्लड में अगर बढ़ेगा ग्लूकोज, चूंकि डायबिटिक पेशेंट में समस्या ये है कि सामान्य तौर पर व्यवस्था ये होती है कि मान लीजिए खूब हमने खाया मीठा, शरबत पिया, मीठा खाया, तो ये सब डाइजेस्ट होकर के ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ गया। अब हमारा जो खून है वो कैसा हो गया, बिल्कुल गाढ़े शरबत जैसा, ठीक? समझ में आ रही बात? जब खून हो गया गाढ़ा, तो अगर ज्यादा देर ये गाढ़ा रहेगा तो ये क्या करेगा, जैसे किशमिश होती है, किशमिश में शुगर सोल्यूशन होता है ना, खूब गाढ़ा होता है ना, आप पानी में डाल देते हो रात में, सुबह देखो फूल जाती है। क्यों ये हुआ? ये घटना है एंडोस्मोसिस की, अंतःपरासरण की। पानी बाहर से कहां चला गया, अंदर, तो अब आप देखो वो फूल गई। बिल्कुल ऐसे सोचो कि जिस पर्सन ने खूब खा लिया मीठा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा उसके ब्लड में, और मान लीजिए वो डायबिटीज वाला है। अगर डायबिटीज वाला नहीं होता तो व्यवस्था यह है कि जब शर्करा यानी ग्लूकोज रक्त में बढ़ती है, तो पैंक्रियास एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंसुलिन, ठीक है। ये इंसुलिन इस बढ़े हुए ग्लूकोज को कन्वर्ट करा देता है किसमें, ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज है मान लो 1-1 रुपया के सिक्का, और ग्लाइकोजन है 100 रुपये का सिक्का, 100 का नोट, तो 100 सिक्के कन्वर्ट हो गए किसमें, एक नोट में। और ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर हो गया, लीवर में। अभी ग्लूकोज कहाँ था, ब्लड में, ब्लड कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन कहाँ चला गया? तो आप मुझे बताइए, ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन, मात्रा कम हुई कि नहीं हुई? ठीक। डायबिटिक वाले के केस में क्या होता है, उसके पैंक्रियास से इंसुलिन हार्मोन कम स्रावित होता है। तो आप मुझे बताइए, क्या ग्लूकोज का कन्वर्जन होगा ज्यादा? नहीं होगा। तो ग्लूकोज कहां बना रहेगा, ब्लड में, और ब्लड अब कैसा हो जाएगा, गाढ़ा। तो ये क्या करेगा, ब्लड आसपास की सेल से पानी लेगा, और पानी ले लेगा तो सेल डिहाइड्रेटेड हो जाती है, यानी सेल की फंक्शनिंग लूज हो जाती है। समझ पाए? तो जब सेल की फंक्शनिंग लूज, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट थका थका रहता है, ज्यादा एनर्जेटिक फील नहीं करता है। दूसरा, चूंकि ब्लड में है उसका ग्लूकोज ज्यादा, और ब्लड क्या कर रहा है, पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ऐसे पर्सन के ब्लड में पानी बढ़ेगा तो बार बार यूरिनेशन के लिए जाएगा, यानी कि पॉलीयूरिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुमूत्रता की। और जब बार बार में यूरिनेशन के लिए जाएगा, तो यूरिन में, मूत्र में उसके ग्लूकोज भी पास हो जाएगा। अब ग्लूकोज क्या है, सोर्स ऑफ
एनर्जी। तो मेरे बच्चे एक तरफ तो एनर्जी ली हमने, ब्लड में गई, ब्लड से जानी चाहिए थी किसमें, सेल में, सेल में जा ही नहीं पाई, टंकी फूटी है, निकल गया। इसीलिए ऐसे पर्सन को मना किया जाता, भैया मीठा ना खाएं और अपने पैंक्रियास को बढ़िया करें। लैक्टोज ये दुग्ध शर्करा है, दुग्ध शर्करा। एक पार्ट इसमें ग्लूकोज है और एक पार्ट इसमें गैलेक्टोज है। जितने भी मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, सभी में लैक्टोज प्रेजेंट होता है। लेकिन नोट करिएगा, मानव माता के दुग्ध में लैक्टोज का प्रतिशत सर्वाधिक लिख दिया क्या, सर्वाधिक होता है। और नोट में एक और लिखना, नीचे आप लिखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं नोट में बेटा, प्राकृतिक सबसे अधिक मीठी शर्करा फ्रक्टोज है। इसे फल शर्करा भी कहते हैं। फ्रूट शुगर, इट इज आल्सो नोन एज फ्रूट शुगर। और कृत्रिम यानी कि इंसानों द्वारा बनाई गई शर्करा कौन सी है? हाँ, क्या नाम है उसका? सैकरीन। ये चुस्का गोला जो खाते हो तुम लोग, कितना मीठा। सैकरीन मानव निर्मित सबसे मीठी शर्करा है, जो कि फ्रक्टोज से अरे प्रभु, जो कि फ्रक्टोज से 300 गुना मीठी होती है। यानी ड्रम भर पानी लो, बस 3-4 चम्मच भर करके डालिए चमचे, शरबत तैयार। ये वही शरबत बटता है। आप क्या लगता है शक्कर डाली जाएगी? ये जो जलाव लेते हो रसगुल्ले में, हाँ इतना मीठा, ये सैकरीन है। टॉफी, कैंडी सैकरीन से बनती है। जलाव जो डाला जाता है बर्फ पे, वो सैकरीन है। शर्करा ये ऊर्जा नहीं देती, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। आप 1 चम्मच ग्लूकोज ले लें, बहुत एनर्जी मिलेगी, लेकिन 1 चम्मच सैकरीन ले लें, कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी। फॉल्स है, ठीक है। तो अब आप सब लोग बराबरी पा गए, क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।